हेलो स्टूडेंट्स, माही टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए पैरामेडिकल एवं आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए जीके का महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, जैसे कि देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा, क्वेश्चन बैंक 2015 से 20 तक का, मॉडल सेट 15, जीएस और जीके का सेट नंबर 1 से लेके 5 तक का, हिंदी इंग्लिश का पीडीएफ सेट मिल जाएगा आपको 1 से लेके 5 तक का। स्टूडेंट्स, इस पीडीएफ में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पैरामेडिकल और आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन हमने सेट किया है आपको एक एक पीडीएफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर चाहिए तो आप मात्र 100 रुपया पेड करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप PMD या ITI लिख के मैसेज कर दें। PMD 2021 या ITI 2021 करके लिखना होगा और आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं सारा PDF एक एक करके सेंड कर दूंगा। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से 100 रुपया भेज सकते हैं। चलिए आज के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व। बी नंबर ऑप्शन में है उद्योग एवं कृषि की एक साथ वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का अस्तित्व। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है बृहद एवं लघु कुटीर उद्योगों का अस्तित्व। तो स्टूडेंट्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों का सहयोग हो। सार्वजनिक का मतलब होता है कि जिस पर सभी का अधिकार हो ना, जैसे कि स्कूल क्या है, एक सार्वजनिक है क्योंकि उसमें सभी लोग पढ़ लिख सकते हैं। और निजी मतलब कोई अपना उद्योग जिसमें किसी खास आदमी का उस पर अधिकार हो, उसको निजी कहा जाता है। तो बताइए ऐसा कुछ इस ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व। तो इसका 1 नंबर का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र में आता हो। ऐसा कौन सा अर्थव्यवस्था है जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कृषि, बी में है वन, ऑप्शन नंबर सी उत्खनन, डी नंबर ये सभी। तो स्टूडेंट्स, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आता है, जंगल यानी वन भी आता है, उत्खनन का काल जैसे कि कोयला का उत्खनन हो रहा है या पेट्रोल का उत्खनन हो रहा है, तो मतलब उत्खनन से संबंधित वैसी चीज़ें जो खुदाई से प्राप्त होता हो तो उसको उत्खनन कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, अर्थात ये सभी होगा। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, कृषि वन उत्खनन ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्राथमिक क्षेत्र यानी पहला, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द्वितीयक क्षेत्र मतलब सेकेंडरी क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखिए है बिजली, ऑप्शन नंबर बी में गैस और ऑप्शन नंबर सी में है लौह इस्पात। तो स्टूडेंट्स, इसमें द्वितीयक क्षेत्र में ये तीनों आ जाएगा, बिजली भी आएगा, गैस भी आएगा और लौह इस्पात भी आएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का संबंध है। देखिए फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में आता था कृषि, वन और उत्खनन, और द्वितीय क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा था बिजली, गैस और लौह इस्पात। अब है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में है परिवहन, व्यापार और डाक सेवा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिवहन मतलब क्या, हम लोग किसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं? बस से करते हैं, बाइक से करते हैं, 4 व्हीलर भी किसी प्रकार का गाड़ी हो, या प्लेन से करते हैं, तो ये परिवहन के अंतर्गत आ जाता है। व्यापार, तो व्यापार स्टूडेंट हम लोग क्या चीज़ से करते हैं? व्यापार भी तो परिवहन के माध्यम से ही करते हैं, डाक सेवा भी। तो ये तीनों जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में ये तीनों आ जाता है, परिवहन भी, व्यापार भी और डाक सेवा भी। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, सेवा का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि किसी को सेवा देना। अब ऐसा नहीं कि पैर हाथ दबा के जो सेवा करते हैं वो नहीं, मतलब इस प्रकार का सेवा जैसे कि व्यापार करते हैं ना, हम चावल दाल गेहूं अगर हम बेच रहे हैं तो व्यापार के माध्यम से वो भी एक सेवा ही कहलाता है, जनता का सेवा करना ना, एक दूसरे का। आप कहोगे कि यहाँ पे तो आप पैसा कमाते हैं बेचकर, पैसा तो कमाते हैं लेकिन किसके माध्यम से? हम उसके बदले में कोई सामान किसी को देते हैं, या इसको हम व्यापार के क्षेत्र में रखेंगे। और दूसरा सेवा, अगर हम अपने गाड़ी से किसी दूसरे को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं ना, उसको परिवहन के क्षेत्र में रखा जाएगा। अब बस से अगर हम बेगूसराय से भागलपुर जाते हैं, भागलपुर से पटना जाते हैं या दिल्ली जाते हैं तो बस के माध्यम से जाते हैं या ट्रेन के माध्यम से जाते हैं या फिर एरोप्लेन का हम यूज करते हैं, या किसी भी प्रकार के वाहन का यूज करके हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इसके बदले में उनको हम पैसा देते हैं। तो एक दूसरे का सेवा हो गया यहाँ पे ना, हमने उसको पैसा दिया, बदले में उसने हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया, तो इसको हम सेवा के क्षेत्र में रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने तृतीय क्षेत्र में पढ़ा था परिवहन और व्यापार, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा ना। तो सेवा क्षेत्र को किस में रखा जाएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से किया जाता है। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, इसे आप अच्छे से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस पर विचार किया जा रहा था कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2017 से 18 कर दिया जाए, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 को ही माना जा रहा है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, तो आप ऑप्शन में 2011-12 रहेगा, उसी को मारिएगा। 17-18 नहीं मानना है। किसको मानना है? 2011 से 12 को ही राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष मान के चलना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2011 से 12। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 ईस्वी में किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में कहा गया था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया, जबकि राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना प्रोफेसर V.K.R.V. राव के द्वारा 1931-32 में किया गया था, और इनके अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय 62 रुपया था। यानी दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया, जबकि V.K.R. राव के द्वारा भारत में प्रति व्यक्ति आय 62 रुपया। तो लेकिन इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रोफेसर V.K.R.V. राव। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इंडिया विजन 2020 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि इंडिया विजन 2020 क्या है। सबसे पहले आप लोग इंडिया विजन 2020 के बारे में समझ लें। तो स्टूडेंट्स, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, जिनको आप जानते ही होंगे, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में
उन्होंने अपने देशवासियों को यानी हम लोगों को आश्वासन दिया था और उन्होंने बोला था कि इंडिया को 2020 तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एवं खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको एक जिद था कि देशवासी को उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2020 तक यानी भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर पूरी तरह से हो जाना है, यानी पूर्ण रूप से विकसित हो जाना है। तो ये बातें APJ अब्दुल कलाम अपनी पुस्तक में लिखे थे। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे सकता हूँ। ऑप्शन नंबर में एक आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी का आता है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र। मुझे लगता है ये ऑप्शन नंबर ए होगा, यही होना